पुराना मंदिर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 19 अक्टूबर 1984 में। इसमें आपको देखने को मिलेंगे ये सारे कलाकार। ये एक हॉरर, रोमांस और थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। 1984 की ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे कांता रामसे। स्टोरी लिखी थी जेके आहूजा ने। म्यूजिक दिया था अजीत सिंह ने। लिरिक्स था अमित खन्ना का। कंपोजर थे अमित सिंह। इस फिल्म को IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली है और इस फिल्म का ड्यूरेशन है 2 आवर्स 24 मिनट्स। 1984 में यह फिल्म कमाई के मामले में 29th पोजीशन पे थी। पहले पोजीशन पे थी फिल्म तूफान, दूसरे पे थी मकसद और तीसरे पे थी फिल्म शराबी। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट रखा गया था 58 लाख और वर्ल्ड वाइड इसने कमाए थे 2 करोड़ 30 लाख रुपीस और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। अब बात करते हैं इस फिल्म के बहुत सारे अननोन रियल फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में जो भूत का कैरेक्टर है वो निभाया है अनिरुद्ध अग्रवाल ने। ये पेशे से एक सिविल इंजीनियर है जो कि IIT रुड़की से अच्छे खासे मार्क्स से अपनी इंजीनियर कंप्लीट किए थे। इसके बाद L&T जैसी एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम करते थे, लेकिन वो बचपन से अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, सक्सेसफुल बनना चाहते थे। देखा जाए तो वो एक एक्टर बनना चाहते थे। फैक्ट नंबर 2, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर स्थित है। दरअसल बहुत समय पहले गौमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो कि महाज्ञानी रावण का मित्र था। जब गौमासुर का वध हुआ तो उसके सर और धड़ को अलग अलग करके रखा गया था। उसके सर को एक मंदिर के पास रखा गया जबकि धड़ को विशाल जंगलों में कहीं रखा गया था और वो मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की को एक्ट्रेस बिन्नी राय ने फिल्म के लिए डब नहीं किया क्योंकि वह इंग्लैंड वापस जाने के लिए चली गई थी। 1984 में ड्रग्स की तस्करी के रैकेट में अपने प्रेमी बख्शीश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसको रातों रात अपना करियर छोड़ना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में जो भूतिया हवेली दिखाई गई है वो हवेली महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मुरुद जंजीरा में स्थित है और उस हवेली का नाम नवाब पैलेस है। फैक्ट नंबर 5, पुरानी मंदिर नवाब पैलेस में रामसे द्वारा शूट की गई पहली फिल्म थी। बाद में उनकी कई फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हुई। फैक्ट नंबर 6, पुरानी मंदिर एक लो बजट फिल्म थी और इसमें कोई सुपरस्टार भी नहीं था। इस कारण इस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाई। इसके बावजूद इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 7, सन 1984 में दिल्ली के एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस जो कि सन 1981 में रिलीज हुई थी, उसे पब्लिक की डिमांड के चलते फिर से 1984 में पुराना मंदिर फिल्म के साथ ही रिलीज किया गया था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुरानी मंदिर फिल्म को देखने गए। पुरानी मंदिर फिल्म के सामने अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस टिक नहीं पाई। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में कुल 4 गाने थे और सभी के सभी ठीक ठाक थे, लेकिन एक गाना वो बीते दिन बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन एक गाना वो बीते दिन बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी इसे क्लासिक सॉन्ग में कंसीडर किया जाता है। फैक्ट नंबर 9,
वो बीते दिन और मैं अकेली रात जवां, इन दोनों सॉन्ग को एंडी वोटल द्वारा रिमिक्स किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय एल्बम हिंदी हॉरर कोर में जोड़ा गया था। दिलचस्प बात यह थी कि एंडी वोटल ने गाने में एक अनकॉमन साउंड को ऐड किया था, जो अपने आप में एक लंबी कहानी है। फैक्ट नंबर 10, वो बीते दिन सॉन्ग्स के लिए टेड मुरले की सॉन्ग्स मेमोरी का नमूना लिया गया था। फैक्ट नंबर 11, राम से ब्रदर्स की फिल्मों का जो फेमस हॉरर म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को पहली बार पुराना मंदिर फिल्म के लिए कंपोज किया गया था और बाद में इसको दूसरी फिल्मों में भी यूज़ किया गया, जैसे कि वीराना, तहखाना और डाक बंगला। फैक्ट नंबर 12, पुराना मंदिर के गीत हम जिस पे मरते हैं का परिचय संगीत 1990 की फिल्म बंद दरवाजा के दृश्य में इस्तेमाल किया गया था। सीन तब का था जब बीना बनर्जी को दूध से नहलाया जा रहा था और अनिरुद्ध अग्रवाल के साथ अपने हनीमून के लिए तैयार किया जा रहा था। फैक्ट नंबर 13, अधिकांश राम से डरावनी फिल्मों में पृष्ठभूमि संगीत के समान संगीत का उपयोग किया जाता है। 0:04 से लेकर 0:18 तक हॉरर संगीत का परिचय था। मूल एमिटीविला हॉरर थीम संगीत के 0:07 से लेकर 0:10 तक प्रेरित था। इसे बाद में जी हॉरर शो में इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म को जितना हो सके उतना हॉट एंड बोल्ड बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि डायरेक्टर का यह मानना था कि बोल्ड सीन होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखने को थिएटर में आएंगे। फैक्ट नंबर 15, फिल्म भूत राज जो कि सन 2000 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म का पहला भाग पुराना मंदिर से और दूसरा भाग डाक बंगला से कॉपी किया गया था। फैक्ट नंबर 16, इस मूवी की कॉमेडी सीन शोले मूवी जो 1975 में रिलीज हुई थी उसकी थीम पर बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 17, संयोग से यह मोनीश बहल और पुनीत इस्सर की करियर की तीसरी फिल्म थी। फैक्ट नंबर 18, इस फिल्म की पूरी शूटिंग को पहले ही कर लिया गया था, बस राक्षस सामरी के जितने भी सीन थे उन्हें छोड़ दिया गया था, क्योंकि राम से ब्रदर्स को कोई अच्छा एक्टर नहीं मिल पाया था। अंत में एक दिन अनिरुद्ध को एक दोस्त ने देखा और राम से ब्रदर्स के कार्यालय में जाने के लिए कहा। अनिरुद्ध को कार्यालय में प्रवेश करते देख सभी राम से ब्रदर्स उत्साह से उछल पड़े और वहीं पर राम से ब्रदर्स ने अनिरुद्ध अग्रवाल को सामरी के रोल के लिए साइन कर लिया। आखिरकार उन्हें फिल्म के लिए अपना राक्षस सामरी मिल चुका था। फैक्ट नंबर 19, पुराना मंदिर भारत भर में एक शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इसी तरह के फॉर्मूले की पेशकश करने वाली कई फिल्मों का नेतृत्व किया। फिल्म की प्रतिबंधित थीम का उपयोग बाद में कई अन्य राम से की फिल्म जैसे कि तहखाना, डाक बंगला और वीराना आदि में किया गया था। पुराना मंदिर भारतीय फिल्मों की डरावनी शैली में बड़े से बड़े फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बनी। फैक्ट नंबर 20, ये फिल्म अनिरुद्ध अग्रवाल की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म के बाद उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। लोग उन्हें सामरी के नाम से जानने लगे थे। फैक्ट नंबर 21, इस फिल्म में अनिरुद्ध अग्रवाल ने सामरी का रोल निभाया था और उनका ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ था कि राम से ब्रदर्स ने इसी नाम से सन 1985 में एक पूरी की पूरी फिल्म बना डाली, जिसका नाम रखा गया था सामरी 3D। फैक्ट नंबर 22, इस फिल्म की सफलता के बाद आरती गुप्ता ने राम से की 2 और हॉरर फिल्मों में काम किया, 1985 में सामरी और 1986 में तहखाना, और इसमें उसने नायिका की भूमिका निभाई थी। पुनीत इस्सर ने भी राम से की कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए थे। फैक्ट नंबर 23,
इस फिल्म को लोग आज भी शापित मानते हैं। इसके कुछ पुख्ता कारण हैं जो कि हम आगे जानेंगे। फैक्ट नंबर 24, अनिरुद्ध अग्रवाल हमारे सोकल्ड भूत को एक सीन में ताबूत से बाहर निकलना था और कोहराम मचाना था, लेकिन न जाने क्यों यह सीन अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। फिर 4 रीटेक लेने के बाद डायरेक्टर ने अचानक से बोला कट, और बोला आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं और आधे घंटे के ब्रेक के बाद सब यहीं वापस सेट पर मिलेंगे। ब्रेक होने के बाद सब लोग सेट से दूर चले गए और अपना अपना पर्सनल काम करने लगे, लेकिन अनिरुद्ध अग्रवाल वहीं उस ताबूत में रह गए। बाद में जब सब ने अनिरुद्ध अग्रवाल को खोजा तो वो कहीं नहीं मिले। फिर एक क्रू मेंबर ने कहा कहीं वह ताबूत में फंस तो नहीं गए। सभी लोग ताबूत के पास भागते भागते वापस आए और जब ताबूत को चेक किया गया तो पता चला अनिरुद्ध अग्रवाल इसी ताबूत के अंदर पिछले आधे घंटे से फंसे हुए हैं। फिर सभी क्रू मेंबर उन्हें ताबूत से बाहर निकालने की असफल कोशिश करने लगे, लेकिन वह ताबूत नहीं खुला। वह ताबूत लकड़ी का बना हुआ था और उसमें कोई लॉक सिस्टम भी नहीं था। लॉक सिस्टम तो छोड़ो, उसमें कोई कुंडी भी नहीं लगी हुई थी। सभी क्रू मेंबर्स को यह लगा कि ताबूत अंदर से बंद है। फिर बड़ी मेहनत के बाद लगभग 1 घंटे के बाद ताबूत खुला। ताबूत खुलने के बाद अनिरुद्ध अग्रवाल घबराते हुए ताबूत से बाहर निकले। उन्हें लगा कि ताबूत बाहर से बंद है। ताबूत से बाहर निकलने के बाद उन्होंने यह सीन करने से मना कर दिया। फिर राम से और क्रू मेंबर के बार बार समझाने के बाद वह यह सीन करने को राजी हो गए। फैक्ट नंबर 25, मोनिस बहल की मां नूतन नाराज थी कि मोनिस ने ये फिल्म की। नूतन ने कहा कि केशू रामसे के साथ अपने संबंध के कारण उसे मजबूरी में ये फिल्म करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 26, मोनिस बहल ने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि उन्होंने केशव रामसे से वादा किया था कि वह ये फिल्म करेंगे, क्योंकि केशव रामसे मोनिस बहल की दूसरी फिल्म तेरी बाहों में के को प्रोड्यूसर थे। फैक्ट नंबर 27, मोनिस बहल ने रिलीज होने के बाद फिल्म की बहुत आलोचना की। उन्होंने इसे बी ग्रेड की फिल्म बताया और कहा कि इसकी सफलता से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। इस फिल्म की सफलता के बाद मोनिस बहल और इस फिल्म के जितने भी कलाकार थे उनका करियर जैसे ठप पड़ चुका था। सिर्फ अनिरुद्ध अग्रवाल जी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। फैक्ट नंबर 28, फिल्म की सफलता के बाद मोनिस बहल को कई बी ग्रेड फिल्म के ऑफर आए, क्योंकि उन दिनों हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड फिल्म ही माना जाता था। फैक्ट नंबर 29, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि श्याम रामसे बुरी तरह डर से कांप उठे थे। कहते हैं कि श्याम रामसे एक बार महाबलेश्वर से लौट रहे थे। यह घटना सन 1983 की है, जब श्याम रामसे अपनी पूरी टीम के साथ महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद पूरी टीम वापस मुंबई लौट आई, लेकिन श्याम रामसे किसी कारण वहां कुछ और दिन रुकना चाहते थे। कुछ दिन बाद वह खुद ही कार चलाकर मुंबई लौट रहे थे। श्याम रामसे को रास्ते में काफ़ी रात हो चुकी थी और रास्ता काफ़ी सुनसान था। ऐसे में उन्हें सड़क पर एक महिला दिखी जो उन्हें आगे जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने उस महिला की मदद करने के लिए कार रोक दी और वो उसके साथ कार की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी ओर करके चुप बैठी रही। वह महिला बेहद खूबसूरत होने के साथ काफ़ी अजीब भी थी। श्याम की नज़र अचानक महिला के पैरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वह डर से कांप गए, क्योंकि महिला के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत घबराहट में ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुकते ही महिला कार से बाहर निकली और कहीं अंधेरे में गायब हो गई। इस हादसे से श्याम बुरी तरह घबरा गए और किसी तरह अपने घर मुंबई पहुंच गए।
श्याम रामसे के दिमाग से यह घटना कभी धुंधली ही नहीं हुई। सो उन्होंने करीब 1 साल बाद 1985 में इस घटना पर फिल्म वीराना बना डाली, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने काफ़ी पसंद किया। फैक्ट नंबर 30, फिल्म पुराना मंदिर रामसे ब्रदर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि उस साल यह फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हॉरर फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 31, दोस्तों ये सीन तो आपको याद ही होगा। ये सीन है फिल्म वीराना की। इसमें जो ये शख्स आपको दिख रहा है वो शख्स जास्मिन को लिफ्ट दे रहा है, और ऐसा ही कुछ रियल में श्याम रामसे के साथ हुआ, और ये हादसा एक्सपीरियंस करते हुए उन्होंने सेम टू सेम सीन इस फिल्म में डाला, जो कि आप अभी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 32, अगर ये फिल्म आप फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे Amazon प्राइम और YouTube।